माय चैनल केम विद्या यानी कि केमिस्ट्री विद्या। और आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे वो है एल्केन यानी कि 11th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हाइड्रोकार्बन का एक टॉपिक एल्केन। बिना एल्केन एल्कीन एल्काइन पढ़े हम आगे की रिएक्शन कर नहीं सकते, क्योंकि जो मेनली हम रिएक्शंस करते हैं वो इसी चैप्टर के करते हैं। बाकी जो हम डिफरेंट चैप्टर पढ़ते हैं जैसे हेलोजन, नाइट्रोजन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, उनमें हम सिर्फ नेमिंग रिएक्शंस ही करते हैं। और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं? बेस, सारी रिएक्शंस की बेस, क्योंकि मैकेनिज्म होती है इस चैप्टर में। लेकिन आज हम सिर्फ उनकी रिएक्शंस का मेन पार्ट देखेंगे, क्योंकि ये एक रिवीजन वाला लेक्चर है। ठीक है, 20 मिनट्स में कंप्लीट एल्केन। ज़्यादा भी हो सकता है पर कोशिश करूँगी 20 मिनट में ही हो जाए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी लेकिन सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम एल्केन से। एल्केन एल्केन क्या है? हाइड्रोकार्बन का एक पार्ट है एल्केन। क्या हमने IUPAC लेक्चर में ये देखा था कि एल्केन कैसे दिखते हैं? एल्केन में सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होते हैं और उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3 यानी कि टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर, और उसका जो एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, अब इसके जनरल प्रिपरेशन मेथड्स देखते हैं आखिर एल्केन बनते कैसे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा बाय रिडक्शन ऑफ एल्कीन। एल्कीन क्या होते थे? जिनमें डबल बॉन्ड होते हैं। और एल्काइन क्या होते हैं? जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो एल्कीन के डबल बॉन्ड को हम रिड्यूस कर देंगे तो वो सिंगल बॉन्ड में बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा यानी कि एल्केन बन जाएगा। ठीक है, तो बाय रिडक्शन ऑफ एल्कीन। तो एल्कीन के उसमें जो कैटलिस्ट डालते हैं वो डालते हैं निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम। ठीक है, ये हाइड्रोजन के साथ और ड्यूटेरियम के साथ। तो ये क्या है? इसके आइसोटोप्स है हाइड्रोजन के, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ठीक है, तो ऑल्सो कॉल्ड साबतियर सैंडरसन्स रिएक्शन। ये क्या हो गई? ये एक नेमिंग रिएक्शन। इसका नाम क्या है? साबतियर सैंडरसन्स रिएक्शन। ठीक है, इसमें साबतियर सैंडरसन रिएक्शन में जो कैटलिस्ट होता है उसको रेनी निकल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को हटा के यहाँ पे दोनों HH जोड़ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ड्यूटेरियम है। पैलेडियम की प्रेजेंस में या निकल, प्लेटिनम, कुछ भी ले सकते हैं। जब हम इसमें डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो दोनों तरफ ड्यूटेरियम के एक एक जुड़ जाएगा ड्यूटेरियम। ठीक है, अब आगे हमारे पास है इफ़ H2 1 इक्विवेलेंट। ये क्या है? 1 इक्विवेलेंट देन रिडक्शन एट दैट साइड वेयर स्टेरिक हिंड्रेंस इज मिनिमम। यहाँ हमारे पास ये नहीं बता रखा कि ये कितने इक्विवेलेंट्स है, यानी कि हमारे पास बहुत सारे हाइड्रोजन दिए हुए हैं। लेकिन यहाँ हमारे पास क्या बोल दिया कंडीशन कि सिर्फ एक इक्विवेलेंट है हमारे पास, H2 एक ही है। इक्विवेलेंट्स क्या होता है? क्या हमें इक्विवेलेंट निकालना आता है? इक्विवेलेंट एक सिंपल सी चीज़ होती है, जैसे मोल निकालते हैं वैसे इक्विवेलेंट निकालते हैं। इक्विवेलेंट के लिए यहाँ क्या डालते हैं? मोलर मास अपॉन इलेक्ट्रॉन या एसिडिटी या बेसिसिटी। ठीक है, बहुत सिंपल सा होता है। ये हमारे सॉल्यूशन वाले चैप्टर में आता है। ठीक, अब ये हमारे पास बोल रहा है कि हमारे पास हाइड्रोजन एक इक्विवेलेंट है, देन रिडक्शन एट दैट साइड वेयर स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होती है? भीड़ भाड़। ये वहाँ पर होगा जहाँ पे भीड़ भाड़ कम होगी। ठीक है, तो ये रिडक्शन हमें करवाना है। अब देखते हैं, हमारे पास एग्जांपल है, एक ये वाला डबल बॉन्ड, एक ये वाला डबल बॉन्ड पर हमें कहा है कि एक ही इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है। तो हम कहाँ पर इसका रिडक्शन करेंगे? जहाँ पर भीड़ भाड़ कम होगी। तो इस वाले का इन दोनों कार्बन के लिए भीड़ भाड़ कम है, क्योंकि इसके पड़ोस में सिर्फ एक ही इधर कार्बन जुड़े हुए हैं, इधर तो कार्बन है ही नहीं। और इधर वाले के देखें तो इधर भी 2 कार्बन जुड़े हुए हैं और इधर भी 2 कार्बन जुड़े हुए हैं इसके। तो इस वाले पे भीड़ भाड़ ज़्यादा है, इस वाले पे भीड़ भाड़ कम है, तो भीड़ भाड़ कम वाले इलाके में जाएगा। भैया अभी तो कोरोना भी चल रहा है, तो ऑर्गेनिक भी यही सोचती है, हम तो कम भीड़ भाड़ वाले इलाके में ही जाएंगे, ज़्यादा में तो हमें दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है बाय रिडक्शन ऑफ एल्काइन। वही एल्कीन करी थी, यहाँ एल्काइन के ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस कर देंगे। C2H2 निकल, हमारे पास 2 मोल लिया मैं H2, इन दोनों बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, 2 हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगी, 2 हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगी, CH3 CH2 CH3। ठीक है, बाय रिडक्शन ऑफ RX को क्या बोलते हैं? एल्काइल हैलाइड। इसके रिडक्शन के लिए हमें पावरफुल रिएजेंट्स चाहिए होते हैं, रेड फास्फोरस प्लस HI और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का जैसा ही एक और रिड्यूसिंग एजेंट होता है, उसे बोलते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, NaBH4। यहाँ पे हमारे पास क्या लेते हैं? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसकी मेन बात ये है कि ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता।
ये ओनली ये बहुत हाई पावर रिड्यूसिंग एजेंट होता है ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। हम कार्बोक्सिलिक वाले चैप्टर में पढ़ेंगे इसे, ठीक है। RH रेड फॉस्फोरस प्लस HI, RH प्लस HX ब्रेक करके इधर एक H जोड़ देंगे, ये RH हो जाएगा और ये HX हो जाएगा, ये एसिड बन जाता है एक। नेक्स्ट है हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? यहाँ तो हम बोल रहे हैं कि ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, लेकिन एक पॉइंट है, जब इस बेंजीन की अल्फ़ा बीटा पोजीशन पर एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो वो इसको भी रिड्यूस कर देगा और इसको भी रिड्यूस कर देगा, और इसको रिड्यूस करके सिंगल बॉन्ड में और इसको रिड्यूस करके अल्कोहलिक ग्रुप में चेंज कर देगा, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को, अल्फ़ा बीटा, जब बेंजीन की बीटा पोजीशन पर एक फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड जुड़ा हुआ होगा तब इस डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा और इस एल्डिहाइड ग्रुप को भी रिड्यूस कर देगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड हमें याद होंगे, एल्डिहाइड और कीटोन को बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। फर्स्ट है क्लीमेंसन रिडक्शन, ये एक नेमिंग रिएक्शन है, इसे लर्न कर लेना, बोर्ड वाले और नीट वाले और जेई वाले तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये। इसमें जो रिएजेंट होते हैं या कैटलिस्ट बोल लेते हैं वो है ZnHg, जिंक अमलगम, इसको बोलते हैं जिंक अमलगम प्लस कंसनट्रेट HCl। इसकी प्रोसेस में रिडक्शन करवाते हैं तो ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे 2 H जुड़ जाएंगे और इधर भी 2 H जुड़ जाएंगे तो यहाँ पे प्लस H2, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इस वाली रिएक्शन के लिए मेन पॉइंट ये है कि एसिड सेंसिटिव ग्रुप अगर प्रेजेंट है, एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, जैसे कि OH, क्योंकि इसके पास लोन पेयर होते हैं, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। इपॉक्साइड क्या होता है? जो ऐसे जुड़े हुए होते हैं चेन में, ये ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये इसके पास भी लोन पेयर है। एसीटेल और कीटेल किस में बनते हैं? कैनिजारो रिएक्शन होती है वहाँ पे बनते हैं एसीटेल और कीटेल, ठीक है। वो वाली चैप्टर है ना एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड, वहाँ पे बनते हैं एसीटेल और कीटेल आर प्रेजेंट इन कार्बोनिल कंपाउंड, देन दिस मेथड इज नॉट गुड टू गेट एल्केन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वोल्फ किश्नर, ये भी एक नेमिंग रिएक्शन है, रिडक्शन। यहाँ पे क्या लेते हैं हम? हाइड्रोजीन प्लस बेसिक मीडियम प्लस H2O एक्वस सॉल्यूशन होता है ये, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये डबल बॉन्ड है, वही ब्रेक होके NH2 हाइड्रोजन बेसिक मीडियम H2O ब्रेक होके CH2 बन जाता है। और इसके लिए मेन पॉइंट क्या है वोल्फ किश्नर के लिए? बेस सेंसिटिव कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप्स, जो कि इलेक्ट्रॉन चाहता है। इलेक्ट्रॉन कौन चाहता है? जिनके खाली होते हैं, P ब्लॉक D ब्लॉक खाली होते हैं ना, उनको चाहिए होता है। इसको चाहिए क्योंकि इसके पास पॉजिटिव आ रखा है। हेलोजन्स तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन मांगते फिरते इधर उधर, ठीक है। एक और है, जैसे हमारे पास है BH3, क्योंकि इसका P ब्लॉक खाली है तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप है। आर प्रेजेंट ये प्रेजेंट है, थोड़ा शॉर्ट में लिख लेते हैं, प्रेजेंट इन कार्बोनिल कंपाउंड, देन दिस मेथड इज़ नॉट गुड टू गेट एल्केन। अगर ये प्रेजेंट है, अगर ये ग्रुप्स प्रेजेंट है इसमें कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, तो ये मेथड अच्छा नहीं है वोल्फ किश्नर। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप्स हैं। अगर ये प्रेजेंट है तो फिर क्या बनेगा? तो वहाँ पे एल्कीन बन जाती है, ठीक है। बाय वुड्स रिएक्शन में क्या होता है? एक सुंदर कन्या है, एक नहीं है सॉरी 2 हैं, वो भी जुड़वा हैं, 2 जुड़वा सुंदर कन्याएं हैं। ये पंडित जी हमारे ड्राई ईथर, और ये 2 सुंदर जुड़वा लड़के हैं। इन दोनों के बीच में लड़कियां आ जाती है और ये दोनों को लेके भाग जाते हैं। ये पंडित जी इस रिएक्शन को करवाने में साथ देते हैं और ये हमारे पास एल्कीन बन जाता है। एल्केन को बना देते हैं बाय कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस। ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड वाले बच्चों के लिए, क्योंकि ये मैकेनिज्म आती है बोर्ड में क्वेश्चन बन के, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए, क्या क्या चाहिए होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए होगा, H2O चाहिए होगा, जल तो चाहिए होगा, वाटर के बिना तो क्या ही करेंगे, और करंट तो चाहिए ही। अगर हम इलेक्ट्रिक वाला काम कर रहे हैं तो करंट तो चाहिए ही चाहिए। वहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो क्या होता है? सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स चाहिए होते हैं वहाँ पे। ऑक्सीडेशन कहाँ पर होगा? एनोड पे। रिडक्शन होगा कैथोड पे। ये
हमें आना चाहिए। ये बेसिक सी बात है, ऑक्सीडेशन एनोड पे होगा और रिडक्शन कैथोड पे होगा। अब रिएक्शन देखते हैं। क्या मुझे कोई ये बता सकता है कि वुड से रिएक्शन होती है उसका मेथड क्या होता है? उस मेथड में जो इंटरमीडिएट होता है वो क्या होता है? इंटरमीडिएट यहाँ पे फ्री रेडिकल होता है, और इस वाली रिएक्शन का इंटरमीडिएट भी फ्री रेडिकल होता है। और इसको करने की जो ट्रिक होती है वो क्या होती है, जहाँ ये ग्रुप जुड़ा हुआ होता है सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके जस्ट पहले वाले पे फ्री रेडिकल बना देते हैं, और सेम ऐसा ही ग्रुप उसके साथ जोड़ देते हैं, जैसे कि यहाँ पे बनाया। यहाँ पे 2 फ्री रेडिकल थे, दोनों जुड़ के ये बीच में एक बन गया। ठीक है, दोनों जुड़ गए आपस में। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारे पास कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस का। ये मैंने प्रोडक्ट इधर बना रखा है, तो रिएक्टेंट्स क्या होंगे हमारे, इसका भी तरीका है। यहाँ से ब्रेक कर दो, जिधर से दोनों ग्रुप दिख रहे हैं उसकी सिमिलरिटी वाली जगह से ब्रेक कर दो। ये सिमिलर है ना दोनों तरफ से, तो यहाँ से ब्रेक करके और दोनों जगह पे सॉल्ट जोड़ दो। मैं भी पागल हो गई। ये फिर ये दोनों बाहर निकल जाएंगे, यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है। 7th, फ्रॉम सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, इसको क्या बोलते हैं? सोडा लाइम। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। दीदी हमें तो सोडा लाइम से कुछ और याद आ रहा है। अरे उन्हें मत याद करो, इन्हें याद कर लो। पेपर में लुटिया डुबा देते हैं, नहीं तो ये जिसकी आवाज़ किसी को आएगी भी नहीं, जब वो गिरेगी ना तो किसी को आवाज़ नहीं आएगी। पेपर में जाने के बाद तो क्वेश्चन भी हमें ये कह देता है कि मैं तो तुझे नहीं जानता, तो भाई पढ़ लो। CH3COOH, सोडा लाइम CH4, ये रिएक्शन में क्या बनता है? एनायन। कहाँ बनता है? जहाँ से CO2 रिलीज होती है उससे जस्ट पहले वाले कार्बन पे नेगेटिव बन जाता है, तो यहाँ नेगेटिव बनेगा और यहाँ पे H जुड़ जाएगा आके, और ये वाला H इसी के साथ जोड़ देना और ये CH4 बन जाएगा, और यहाँ से CO2 निकल जाएगी। तो CO2 निकलेगी तो बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा? बाई प्रोडक्ट बनेगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सोडियम। ठीक है। अब क्वेश्चन है हमारे पास इसी का ही, राइट द रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। हमें इन तीनों ग्रुप की रिएक्टिविटी बतानी है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। क्या करना है? मैंने बोला था जहाँ से CO2 निकलेगी उससे जस्ट पहले वाले पे हमें निगेटिव बनाना है। यहाँ पे निगेटिव निगेटिव। अब क्या करेंगे? निगेटिव तो बना दिए दीदी, अब क्या करें? अब करेंगे भाई हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। इसका sp3, इसका sp2 और इसका sp3। अरे मैं sp, ठीक है, हाँ मैंने सही लिखा, sp3 sp2 और sp में इसके s के कैरेक्टर कितने होते हैं? 50%। यहाँ पे 33.33% और यह 25%। जैसे जैसे s कैरेक्टर बढ़ता जाता है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती जाती है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी उसके साथ साथ निगेटिव की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की बात यही है कि वो निगेटिव को स्टेबलाइज करा देता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसके लिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी एस कैरेक्टर के बढ़ते ही। यहाँ पे नेगेटिव ज़्यादा तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये, फिर ये, यानी कि C सबसे ज़्यादा, फिर B और A, ये इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया। ठीक है, हमें निगेटिव बनाना है, निगेटिव की स्टेबिलिटी चेक करनी है बस, और कुछ नहीं करना है इसमें। फ्रॉम RMGX के लिए देखें, RMGX क्या होता है हमारे पास? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, याद होगा, कहीं तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, सारी रिएक्शंस एक साथ ही देख लेते हैं। फर्स्ट हमारी H2O। अब इसके साथ हमें कराना क्या होता है? इसके साथ हमें क्या चाहिए होता है? एक एसिडिक H चाहिए होता है। अब इन सब ग्रुप में से हमें एसिडिक H निकालना होता है। एसिडिक H निकालेंगे इसमें H2O में, तो ये बनेगा। तो इस OH को इस MgX के साथ जोड़ देंगे और इस H को R के साथ जोड़ देंगे, तो ये R और H जुड़ के एल्केन और MgXOH। ठीक है, नेक्स्ट वाले में H प्लस NH2 माइनस, और ये माइनस MgX से जुड़ जाएगा और ये H R से जुड़ जाएगा, एल्केन बन जाएगी। इसमें ये वाला H निकलेगा, इसमें ये H क्यों निकलेगा? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा जो कि मोर स्टेबल है। यहाँ पे ये निकल जाएगा और ये बन जाएगा S क्यों? S के ऊपर नेगेटिव क्यों आ रहा है? दीदी हमको यहाँ से क्यों नहीं तोड़ रहे हैं इसे? अरे भाई इसको कैसे तोड़ोगे? कैसे तोड़ोगे? यहीं से टूटेगा, निगेटिव S पे आएगा और टूट के जो निगेटिव बन रहा है वो स्टेबल है S के ऊपर।
ऑक्सीजन फैमिली का ग्रुप कंपाउंड वो है, ये एलिमेंट है सल्फर, ऑक्सीजन फैमिली का है ना। ऑक्सीजन पे नेगेटिव स्टेबल होता है तो सल्फर पे भी नेगेटिव स्टेबल होगा। वो बात अलग है कि सल्फर पर नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल होता है ऑक्सीजन से। क्यों होता है? क्योंकि इसके बाद डी ब्लॉक होता है ना, वो खाली होता है, इसलिए स्टेबिलिटी दे देता है इसको। ऑक्सीजन के पास डी ब्लॉक खाली नहीं होता, उसके पास तो होता ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़, एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो फर्स्ट हमारी है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन क्या होती है? रिप्लेस करना, किसी को रिप्लेस करना। और ये कौन से टाइप की होती है? फ्री रेडिकल टाइप की। किसी को याद आ रहा है इसमें 3 स्टेप होते हैं जिससे ये रिएक्शन होती है? 3 स्टेप से ये रिएक्शन होती है। यहाँ हम पहले सिंपल ट्रिक देख लेते हैं क्या होता है। सिंपली CH4 + Cl2 H न्यू क्या होता है? लाइट, लाइट की प्रेजेंस में CH3Cl + HCl। ठीक है, सिंपल ये हो गया कि हमें एक H को हटाना है और इस Cl को जोड़ना है और यहाँ पे एक एसिड बना देना। ठीक है, अब आगे इसके 3 स्टेप है वो भी देखते हैं। 3 स्टेप्स उसमें फर्स्ट वाला है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल किसका बनेगा? Cl2 से Cl + Cl, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप है प्रोपोगेशन या चेन ग्रोथ रिएक्शन स्टेप। इस स्टेप में क्या होगा? Cl रेडिकल + HCH3। ठीक है, तो ये ब्रेक होके एक रेडिकल यहाँ पे और एक रेडिकल यहाँ पे, CH3 रेडिकल + HCl। और लास्ट वाले स्टेप में टर्मिनेशन स्टेप है, रिएक्शन रुक हो जाएगी तो CH3 रेडिकल + एक Cl रेडिकल, ये दोनों जुड़ करके CH3Cl। अब हमारे पास एक बात होती है इसमें इम्पोर्टेंट कि इस अगर हमें सिर्फ यही बना के छोड़ना है तो हम क्या करें? अगर हमने इसको रोका नहीं तो ये तो आगे भी तीन H है, तीनों को हटा के Cl जुड़ सकता है यहाँ पे। लेकिन हमें इसे रोकना है तो रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पे परऑक्साइड मिला सकते हैं। परऑक्साइड को मिला करके हम इस स्टेप को रोक सकते हैं। ठीक है, आगे रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर। मोर रिएक्टिव होता है फ्लोरीन और लेस रिएक्टिव होता है आयोडीन। ऑर्डर ऑफ सेलेक्टिविटी, ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड वालों के लिए और नीट वालों के लिए, इसके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ सेलेक्टिविटी देखते हैं। क्लोरीन के लिए 1 डिग्री हाइड्रोजन यानी कि कार्बन 1 डिग्री है, 2 डिग्री हाइड्रोजन यानी कि कार्बन 2 डिग्री है, और 3 डिग्री हाइड्रोजन यानी कार्बन 3 डिग्री है। अब हाइड्रोजन तो 3 डिग्री कैसे हो सकता है? हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, पर कार्बन तो 3-3-2-1 बॉन्ड बना सकता है। तो 3 डिग्री में क्या होता है? कार्बन ऐसे जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन की 3 डिग्री हो गया। तो ये जो 3 डिग्री कार्बन है ना, इसकी सेलेक्टिविटी देखते हैं। 1:3.8:5। तो फर्स्ट के लिए 1, 2 डिग्री के लिए 3.8 और 3 डिग्री के लिए 5। Br2 के लिए भी ऐसे ही है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1:82:1600। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, अब हम चेक कैसे करें इनसे? तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इनटू सेलेक्टिविटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट के हिसाब से ही हम ये देखते हैं कि 2 डिग्री 3 डिग्री में से कौन सा कंपाउंड स्टेबल बनेगा। जब हम ब्रोमीन और Cl2 की, जैसे Br2 की और Cl2 की दोनों की रिएक्शन करवाएंगे एल्केन से, तो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा वो हम इसी के हिसाब से चेक करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट में जब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, यानी कि जैसे हमने लिए यहाँ पे 1 डिग्री हाइड्रोजन यानी कि 1 डिग्री कार्बन है जिसके हाइड्रोजन की काउंटिंग करके हमने यहाँ लिख दी जितनी भी है, इनटू सेलेक्टिविटी। उसके क्लोरीन के लिए भी 1 है और ब्रोमीन के लिए भी 1 है, तो मल्टीप्लाई 1 करके जो आंसर आ रहा है उस आंसर में जो ज़्यादा आंसर आएगा उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, यानी कि वो ज़्यादा बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास नाइट्रेशन है। नाइट्रेशन में क्या जुड़ेगा हमारा? NO2। उसके लिए हमें चाहिए क्या? कंसनट्रेट HNO3 + कंसनट्रेट H2SO4। इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवा देते हैं एल्केन की, तो यहाँ से OH और यहाँ से H, ये दोनों मिलकर के बाहर निकल जाएंगे H2O, और ये NO2 जुड़ जाएगा CH3 से एट हाई टेम्परेचर। सल्फोनेशन में कंसनट्रेट H2SO4 एट हाई टेम्परेचर, वही यहाँ से एक H बाहर निकल जाएगा, इधर से H और इधर से OH बाहर निकलेगा, और इधर से एक O निकलेगा और एक H, तो यहाँ क्या बन जाएगा? HSO3, और ये इससे जुड़ करके SO3H + H2O। कंबशन क्या होता है? कंबशन का मतलब होता है जलाना,
ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम एल्केन को जलाते हैं तो इसका सिंपल, अब ना इसके बहुत सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं एनसीईआरटी में भी, एल्कीन को जलाएंगे, एल्केन को जलाएंगे, एल्काइन को जलाएंगे, तो हम फॉर्मूले नहीं करेंगे, हम सीधा करेंगे। सीधा क्या करेंगे, ये जितने भी कार्बन है सबको CO2 में चेंज कर दो। यहाँ हमारे पास O2 दिया हुआ होता है, इसकी हम वैलेंसी डिवाइड में भी लिख सकते हैं, जैसे 15/2, 17/2, 8 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 4 ही आ जाएगा। तो यहाँ तो हम कैसे भी बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे जो बचे हुए हाइड्रोजन है उसको हम H2O में, जैसे हमने यहाँ पे 4 है तो यहाँ बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दिया। तो सबसे पहला काम है जितने भी कार्बन है उसको CO2 में चेंज कर दो, बाकी वैलेंसीज बैलेंस कर दो, चाहे वो एल्कीन हो चाहे वो एल्काइन हो। ठीक है। पायरोलाइसिस क्या होता है, क्रैकिंग। बड़े बड़े एल्केन ग्रुप होंगे, जैसे 16 कार्बन 16 वाला कोई ग्रुप है, 18 वाला ग्रुप है, इनका ग्रुप का टूट करके 4-5 कार्बन वाले कंपाउंड में चेंज होना पायरोलाइसिस कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा रीड्स रिएक्शन, ये नेम रिएक्शन एक। ठीक है। एल्केन प्लस SO2 प्लस Cl2, ये इंपॉर्टेंट है। एट प्रेजेंस ऑफ लाइट RSO2Cl प्लस HCl, यहाँ से जो ये H है इस एक Cl के साथ बाहर निकल गया, ये दोनों जुड़ करके HCl बना लिए और SO2 और Cl डायरेक्ट R के साथ जुड़ गया। ठीक है। आगे देखते हैं। आइसोमराइजेशन, आइसोमराइजेशन का मतलब चेंज होना, नाम का चेंज होना। IUPAC में हम क्या करते हैं, जो हम ले रहे हैं उसके डिफरेंट नाम का उसी ही मॉलिकुलर फार्मूले से जो बन जाता है उसको आइसोमर बोलते हैं। ठीक है। इसके लिए हमें जो चाहिए होते हैं वो है एनहाइड्रस HCl, AlCl3 प्लस एंड HCl। ठीक है। ये हमारे पास एन ब्यूटेन है जो चेंज हो गया आइसोब्यूटेन में। आइसोब्यूटेन क्यों बोला इसे, क्योंकि मैंने बताया था IUPAC में जब किसी भी रूट चेन की अल्फ़ा या फिर 2 नंबर पे जब कभी भी हम किसी CH3 को जोड़ देते हैं तो उसे आइसो बोलते हैं। अब वो कोई भी रूट चेन हो सकती है, जिसकी सेकंड पोजीशन पे हमें CH3 जोड़ देते हैं, मीथेन ग्रुप जोड़ देते हैं, वो आइसो हो जाता है। ठीक है। और नियो क्या होता है, जब एक से ही बहुत चारों तरफ कंप्लीट वैलेंसी कार्बन हो, चारों वैलेंसी पे कार्बन जुड़ा हुआ हो, तो ये नियो होता है और ये आइसो होता है। ठीक है। एरोमेटाइजेशन में Al2O3 प्लस हीट, ये क्या है, हीट, ये सिंपल एल्केन है। ये लिखने के लिए कि इसको जोड़ने से सिंपली ये बन जाएगा, बाकी हम कितने भी कार्बन की चेन ले सकते हैं और बाकी बचे हुए को सब्स्टिट्यूट की तरह लिख देते हैं। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल में हमने किया, एक 7 कार्बन की रूट चेन है जिसमें हमने 6 को जोड़ के बेंजीन बना दिया और एक जो एक्स्ट्रा बच रहा था उसका सब्स्टिट्यूट करके CH3 बना दिया। और ये CH3 के साथ इसको क्या बोलते हैं, टोलुइन। ठीक है। और ये हमारी सिंपल बेंजीन। बेंजीन नहीं होती तो हमारी ऑर्गेनिक कैसे होती, बेंजीन प्लस 4H2, और ये बेंजीन के ऊपर CH3 जोड़ दिया तो ये टोलुइन बन गया, और टोलुइन प्लस 4H2। अब लास्ट हमारा कोरे हाउस रिएक्शन, नेम रिएक्शन है, जिसमें हमें क्या चाहिए होता है, गिलमान रिएजेंट। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए भी और नीट के लिए भी, इसे हम हाईलाइट कर देते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है गिलमान रिएजेंट, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में सिर्फ नाम आ जाता है, गिल की प्रेजेंस में इस ग्रुप की रिएक्शन करवाओ, तो इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो सिंपल है। ये हमारे पास RCH2Br प्राइमरी हेलाइड और सेकेंडरी हेलाइड। ठीक है। एल्काइल हेलाइड्स में प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों है। ये हमारे पास गिलमान रिएजेंट है। 2 R है हमारे पास, CuLi, RCH2R, इसका जो एक R होता है वो इसके साथ जुड़ जाएगा और ये Br बाहर निकल के इस लिथियम के साथ जुड़ जाएगा, इस लिथियम के साथ Br जुड़ जाएगा, कॉपर के साथ इसका बचा हुआ R रह जाएगा। इसको हम पहले ऐसे लिख लेते हैं सिंपल, किसके साथ क्या बन रहा है, ये एक R जाके एल्केन से जुड़ जाएगा। ठीक है। ये हो गया। दूसरा R है, उस R के साथ ये कॉपर जुड़ के बाहर निकल जाएगा, और ये जो लिथियम है वो लिथियम इस Br को ले जाएगा। ठीक है। अब इसकी मैकेनिज्म है वो NCERT में नहीं दी हुई शायद, तो मैं बाद में जब फुल लेक्चर डालूंगी तो मैं इसकी मैकेनिज्म भी करवाऊंगी। ठीक है। अब इस चीज़ के लिए हम इम्पोर्टेंट चीज़ देखें, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों हो सकते हैं, बट
इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो न्यूक्लियोफाइल है मस्ट बी स्मॉलर इन साइज, इसकी साइज छोटी होनी चाहिए। वो अगर सेकेंडरी है तो उसकी साइज छोटी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए भाई? वो जब जाएगा रिएक्शन करने के लिए, वो मोटा हो गया तो उसको भागने में दिक्कत आएगी। भागने में दिक्कत आएगी तो वो दिक्कत तो करेगा ना रिएक्शन करने में, मोटा हो जाएगा साइज में। स्मॉलर का मतलब क्या है? छोटी चेन होनी चाहिए, बड़ी चेन नहीं होनी चाहिए। या फिर उसकी जो ब्रांचेज हैं वो कम होनी चाहिए, ठीक है। स्टेरिक हिंड्रेंस उस पर कम होना चाहिए। स्टेरिक मतलब भीड़भाड़, भीड़भाड़ कम होनी चाहिए उस जगह पे, ठीक है। तो ये था हमारा एल्किन का कंप्लीट लेक्चर। अब इसके बाद मैं एल्किन और एल्काइन भी डाल दूँगी, लेकिन इस लेक्चर को प्लीज़ देखना और हेल्प होगी आप लोगों की, मैं कह रही हूँ कंफर्म इससे हेल्प होगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना। और इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं केम विद्या के नाम से, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।